जापान एक ऐसा देश जो अपनी शांति भरी अप्रोच, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और भव्य कल्चर के लिए जाना जाता है। हर साल दुनिया के कई देशों को फ्री में पैसा देता है, वो भी बिना किसी शोबाजी के, बिना हेडलाइंस में आए। पर सवाल ये है, क्यों? एक तरफ देखें तो जापान की खुद की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं चल रही। हाँ, वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर है, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट काफी स्लो हो गई है। पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, बर्थ रेट गिरती जा रही है और काम करने वाले लोगों की कमी एक मेजर कंसर्न है। फिर भी जापान भारी भरकम पैसा दे रहा है, कभी अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, कभी एशिया में डिजास्टर रिलीफ के लिए या लैटिन अमेरिका में स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो बाबू भैया, सवाल यह है, एक ऐसा देश जिसके सामने खुद कई चैलेंजेस हैं, वो आखिर क्यों दूसरे देशों को मुफ्त में पैसा बांट रहा है? चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के नाते जापान एक ग्लोबल पावर हाउस है। वहीं जापान की फॉरेन एड भी गजब की है। जापान दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा फॉरेन एड देने वाला देश है। टेक्निकली देखा जाए तो जापान की ज्यादातर फॉरेन एड पूरी तरह से फ्री नहीं होती, लेकिन जो लोन्स वो देते हैं वो इतने लॉन्ग टर्म और लो इंटरेस्ट होते हैं कि काफी कंट्रीज के लिए ये ऑलमोस्ट फ्री मनी जैसा ही लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जापान कुछ बदले में डिमांड भी नहीं करता, ना पॉलिटिकल प्रेशर, ना मिलिट्री बेसिस, बस एक शांत और रिस्पेक्टफुल पार्टनरशिप। जापान दशकों से दुनिया के टॉप ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी ओडीए देने वाले देशों में से एक रहा है। लेकिन ओडीए के अलावा भी जापान के पास कुछ और इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल एड प्रोग्राम्स हैं, जैसे जापान सोशल डेवलपमेंट फंड। ये फंड वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप में है और 90+ देशों में इनोवेटिव सोशल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। फिर आता है पॉलिसी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये डेवलपिंग नेशंस में ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग पे ध्यान देता है, बेसिकली लोगों को काबिल बनाने में। और आखिरी में आता है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, जिसका फोकस है डेवलपिंग नेशंस में हाई क्वालिटी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, डेवलपमेंट के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए। और बंधु, जापान की एड डिप्लोमेसी ना एक अलग पहचान बन गई है। लो इंटरेस्ट के साथ प्रोजेक्ट ड्रिवन लोन्स, जिनमें लोन वापस चुकाने का प्रॉपर टाइमलाइन सेट होता है, जो कि अच्छी बात भी है। पर बाबू भैया, आखिर ये एड डिप्लोमेसी क्या होती है? चलो समझते हैं। एड डिप्लोमेसी का मतलब होता है किसी देश का दूसरे देश को मदद देना, उसकी फॉरेन पॉलिसी के तहत। जापान या किसी भी देश के एड देने के पीछे काफी रीजंस होते हैं। एक तरफ तो दूसरों की मदद करने का जेन्युइन रीजन तो होता ही है, लेकिन दूसरी तरफ सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, जैसे पॉलिटिकल अलायंस बनाना, ट्रेड रिलेशंस मजबूत करना या रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखना। फॉरेन एड एक तरह से सॉफ्ट पावर का भी टूल होता है। जोसेफ नाई अपनी किताब सॉफ्ट पावर में कहते ही हैं कि सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी को फोर्स करने के बजाय उन्हें अपनी साइड अट्रैक्ट करना या कन्विंस करना। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने फॉरेन एड का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया था, ताकि वो देशों को, खासकर यूरोप वाले देशों को अपनी साइड ला सके, साथ ही सोवियत यूनियन से दूर रख सके। जापान की एड डिप्लोमेसी की बात करें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई, ताकि जापान अपनी इमेज सुधार सके, खासकर एशिया में। दरअसल उस टाइम पे जापानीज इंपीरियलिज्म की वजह से कई देशों ने काफी ज्यादा सफर किया था और इसके चक्कर में जापान की रेपुटेशन काफी खराब हो गई थी और जापान ने अपनी रेपुटेशन सुधारने के लिए इकोनॉमिक एड देना शुरू किया। आज के जमाने में जापान की एड स्ट्रैटेजी ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के साथ साथ अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे भी बेस्ड है। जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जापान चाहता है कि डेवलपिंग नेशंस में स्टेबल मार्केट बनाए जाएं, जहां उनके बिजनेसेस ग्रो कर सकें। स्पेशली एशिया में जापान का एड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पुश करता है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है जापान के एक्सपोर्ट्स को। वहीं सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक गोल्स की बात करें तो जापान के लिए रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी काफी जरूरी हो जाती है। ऐसे में एड डिप्लोमेसी जापान की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का बड़ा हिस्सा है, खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में। एग्जाम्पल के लिए, जापान ने फिलीपींस और वियतनाम को काफी फॉरेन एड दी है ताकि उनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज स्ट्रांग हो सके। इसमें एक गोल जापान का चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना भी है। कई बार जापान की फॉरेन एड चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव माना जाता है। 2015 में जापान ने पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें वो ड्यूरेबल, सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शंस को ऑफर करते हैं, चाइना के मॉडल से काफी अलग। ये स्ट्रैटेजी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की आबेनॉमिक्स से जुड़ी थी, जहां इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ दिया गया। इस स्ट्रैटेजी को किदान रेन का फुल सपोर्ट मिला, जो जापान का टॉप बिजनेस ग्रुप है। उन्होंने जापान के उच्च कोटि के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट किया। और चीजें यही नहीं रुकती, क्योंकि इसके बाद आती है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर की बारी।
जापान ने पीस कीपिंग, डिजास्टर रिलीफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे एरियाज में काफी बढ़ चढ़कर देशों की मदद करी है और इस वजह से दुनिया में उसकी इमेज एक जिम्मेदार और शांति प्रिय देश की भी बन गई है। आज के टाइम पे एड डिप्लोमेसी जापान की सॉफ्ट पावर का काफी जरूरी हिस्सा बन चुकी है, जिसके जरिए वो बिना मिलिट्री का इस्तेमाल करे दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करता है। और क्या तुम्हें पता है, इस पूरी चीज में अपने भारत का काफी खास रोल है, सिर्फ एक फॉरेन एड लेने वाले देश के तौर पे नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे। लेकिन बंधु, इंडिया जापान के लॉन्ग टर्म विजन में कैसे फिट होता है? चलो समझते हैं। तो देखो, जापान से एड लेने वाले देशों में भारत हमेशा टॉप 5 में आता है, जहां वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ मिलके भारत जापान के टोटल ओडीए बजट का 1/3 हिस्सा अकेले लेता है। और इसमें मजेदार बात यह है कि जापान का पहला ओडीए लोन भी भारत को ही मिला था। तब से लेके आज तक जापान ने 4.37 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की फॉरेन एड भारत को दी है, वो भी कई सेक्टर्स में मिला के, जिसमें सबसे बड़ा और फेमस प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। $15 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें 81% फंडिंग जापान ने दी है, एक 50 साल की लो इंटरेस्ट लोन के जरिए। साथ ही जापान भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी काफी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या मेघालय मिजोरम में रोड प्रोजेक्ट्स। ये साफ साफ दिखाता है कि जापान का इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमी पर आकर ही खत्म नहीं होता है, बल्कि वो स्ट्रेटेजिक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जापान अफ्रीका में भी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जैसे मोम्बासा पोर्ट का एक्सपेंशन या केन्या और मोजाम्बिक्यू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना। ये सब प्रोजेक्ट्स साउथ एशिया और अफ्रीका को जोड़ने का काम कर रहे हैं और भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट या यूं कहूं सेंट्रल हब बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के टाइम पे दुबई एक मेजर ट्रांजिट पॉइंट या कनेक्टर पॉइंट है एयर ट्रैवल और ग्लोबल कार्गो के मामले में। ये सारी कोलैबोरेशंस भारत और जापान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और ये दिखाता है कि एड डिप्लोमेसी कैसे जियोपॉलिटिकल रिश्ते अच्छे करने का तरीका बन सकती है। पर बंधु, भारत अब सिर्फ एक बायलैटरल पार्टनर नहीं है, जहां ग्लोबल पावर्स भी अब भारत को एक साइड प्लेयर नहीं बल्कि एक सॉल्यूशन की तरह देख रहे हैं। और बिना एग्जाम्पल के तुम्हारा भाई बात करता नहीं है, तो इस केस में G7 को ही ले लो। 2019 से ही भारत को हर साल इनवाइट आता है, समिट आफ्टर समिट। तो ऐसे में अपन जापान की स्ट्रेटेजी तो समझ गए, पर ये G7 का क्या चक्कर है? अगर जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मिलते हैं वहीं पे।